नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। कहा, गांव न केवल परिवर्तन ला सकते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वामी आत्मस्थानानंद के जन्म शताब्दी समारोह को भी संबोधित किया। कहा, भारत की संत परंपरा हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रचार करती रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष 13 जुलाई को त्यागपत्र देंगे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुसे और प्रधानमंत्री के आवास में आग लगा दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करेगा। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। लापता श्रद्धालुओं का पता लगाने के लिए एजेंसियों का बचाव कार्य तेज। कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा पूरे देश में धार्मिक उल्लास से मनाया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज नॉटिंघम में खेला जाएगा और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स खिताबी मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का सामना निक किर्गियोस से होगा। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांव न केवल परिवर्तन ला सकते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। श्री मोदी ने आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। जब बड़े से बड़ा काम जन भागीदारी ताकत से होता है तो इसकी सफलता खुद देश के लोग सुनिश्चित करते हैं। जल जीवन मिशन का उदाहरण हमारे सामने है। स्वच्छ भारत जैसा इतना बड़ा अभियान जिसकी तारीफ आज सभी वैश्विक संस्थाएं भी कर रही हैं, उसकी सफलता का भी बड़ा श्रेय हमारे गांवों को है। इसी तरह डिजिटल इंडिया मिशन की असाधारण सफलता भी उन लोगों को देश का जवाब है जो कहते थे गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन, स्वास्थ्य और समाज हमारी कृषि प्रणाली का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे किसान की उन्नति होती है वैसे ही कृषि में प्रगति और समृद्धि आती है और देश भी उन्नति करता है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से धरती मां की सेवा होती है। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं। मिट्टी की क्वालिटी, जमीनी तबीयत, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा भी करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको सहज रूप से गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिल जाता है, जीव सेवा का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई उद्देश्यों पर काम शुरू किया गया है। साथियों, आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। श्री मोदी ने प्राकृतिक कृषि अपनाने में किसानों और इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गांव के सरपंचों को बधाई दी। सम्मेलन में सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले हजारों किसान और संबद्ध पक्ष हिस्सा ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष मार्च में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रत्येक गांव के कम से कम 75 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री के इस परिकल्पना से प्रेरित होकर सूरत जिले में एक पहल की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संन्यास का अर्थ स्वयं से ऊपर उठकर समाज के हित में काम करना और समाज के लिए जीना है। श्री मोदी ने स्वामी आत्मस्थानंद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर वीडियो संदेश के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उनके साथ बिताए समय का स्मरण किया। स्वामी जी ने शतायु जीवन के काफी करीब ही अपना शरीर त्यागा था। मुझे सदैव उनका आशीर्वाद मिला, उनके सानिध्य का अवसर मिलता रहा। ये मेरा सौभाग्य है कि आखिरी पल तक मेरा उनसे संपर्क बना रहा। एक बालक पर जैसे स्नेह बरसाया जाता है, वो वैसे ही मुझ पर स्नेह बरसाते रहे। आखिरी पल तक उनका मुझ पर आशीर्वाद बना रहा और मैं ये अनुभव करता हूं कि स्वामी जी महाराज अपने चेतन स्वरूप में आज भी हमें अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आदि शंकराचार्य हों या स्वामी विवेकानंद, भारत की संत परंपरा सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार पर चली है। उन्होंने स्वामी आत्मस्थानंद के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फोटो जीवनी और वृत्तचित्र के विमोचन पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज को उनके इस कार्य के लिए बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना पूरा अस्तित्व समर्पित कर दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष ने त्यागपत्र देने की घोषणा की है। आर्थिक कुप्रबंधन के मुद्दे पर महीनों से जारी प्रदर्शनों के बाद लाखों लोग श्री राजपक्ष से त्यागपत्र की मांग करते हुए राजधानी कोलंबो में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुस गए। देर रात प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास में आग लगा दी। उस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां मौजूद नहीं थे। श्री राजपक्ष 13 जुलाई को त्यागपत्र देंगे। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे भी त्यागपत्र देने के लिए तैयार हो गए हैं। श्रीलंका जबरदस्त महंगाई के साथ 70 वर्ष के सबसे भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खाद्यान्न, ईंधन और दवाओं के आयात के लिए भी परेशानी हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है और निजी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने में हर संभव सहायता और सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं। विदेश मंत्री केरल की 3 दिन की यात्रा पर तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। वे आज भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। श्री जयशंकर कल विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने कल जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी में नियुक्त अपने राजदूतों को हटाए जाने की घोषणा की। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इन राजदूतों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं। इस फैसले का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग के पास सोवेटो टाउनशिप के एक बार में गोलीबारी की घटना में 14 लोग मारे गए और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कल देर रात कुछ लोग मिनी बस टैक्सी से आए और बार में ग्राहकों के ऊपर गोलियां चला दी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi
और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। कहा, गांव न केवल परिवर्तन ला सकते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वामी आत्मस्थानंद के जन्म शताब्दी समारोह को भी संबोधित किया। कहा, भारत की संत परंपरा हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रचार करती रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष 13 जुलाई को त्यागपत्र देंगे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुसे और प्रधानमंत्री के आवास में आग लगा दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करेगा। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। लापता श्रद्धालुओं का पता लगाने के लिए एजेंसियों का बचाव कार्य तेज। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उल्लास से मनाया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज नॉटिंघम में खेला जाएगा और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स खिताबी मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का सामना निक किर्गियोस से होगा। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा के निकट बादल फटने की घटना में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या 16 हो गई है। अनेक श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। सेना, BSF, CRPF और राष्ट्रीय तथा राज्य आपदा मोचन बल के दल सहित कई एजेंसियां बचाव कार्यों में जुटी हैं। भूस्खलन और चट्टानें खिसकने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यात्रा मार्ग में फंसे लगभग 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाया गया है। जम्मू जिला प्रशासन ने यात्रियों से आज भगवती नगर आधार शिविर नहीं आने का आग्रह किया है और जम्मू में बनाए गए 30 केंद्रों में ठहरने को कहा है। 30 जून को शुरू हुई वार्षिक अमरनाथ यात्रा श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त को संपन्न होगी। अब तक 1,10,000 से अधिक श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। मणिपुर में नोनी जिले के भूस्खलन क्षेत्र से अब तक 50 लोगों के पार्थिव शरीर निकाले गए हैं। 29 और 30 जून की रात को भूस्खलन की घटना में 18 लोग घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शेष 11 लोगों की तलाश की जा रही है। भूस्खलन की घटना में प्रादेशिक सेना की 107वीं बटालियन के जवान भी लापता हो गए थे। अब तक प्राप्त 50 लोगों के शवों में 29 जवानों के पार्थिव शरीर भी शामिल है। उसी बटालियन के 13 जवान बचा लिए गए थे, जिनका उपचार किया जा रहा है। शेष 11 लोगों की तलाश की जा रही है, जिनमें 6 मजदूर शामिल है। ये मजदूर नोनी जिले में रेल परियोजना पर काम कर रहे थे। शवों की स्थिति बिगड़ने के कारण पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है। तलाश के कार्य में करीब 1,000 लोग शामिल हैं और उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इम्फाल से जे थॉकचौम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में कल रात से मूसलाधार वर्षा हो रही है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। लगातार वर्षा से इन इलाकों में फसलों को भारी क्षति हुई है। जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान के तहत केंद्र का 2 सदस्यीय दल
जल संरक्षण कार्यों का जायजा लेने के लिए राजस्थान के बाड़मेर के दौरे पर है। इस दल में केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिक जेएस दिनेश कुमार और एसएस सारस्वत शामिल हैं। दल ने विभिन्न स्थानों पर जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा के दौरान वर्षा जल संचयन, पेयजल और स्थानीय भौगोलिक स्थितियों की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जयपुर में उत्तरी अंचल परिषद की बैठक में अमित शाह ने कहा कि विकास के लिए सशक्त सहकारी व्यवस्था बनाने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने आज केरल के पलक्कड़ में अक्ठेतारा में साबरी आश्रम का दौरा किया। महात्मा गांधी के अनुयायी टीआर कृष्णा स्वामी अय्यर ने 1923 में इस आश्रम की स्थापना की थी। इसे केरल का साबरमती आश्रम कहा जाता है। महात्मा गांधी 3 बार इस आश्रम में आए थे। श्री खुबा ने आश्रम में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा के कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इस दौरान उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 638 एकड़ भूमि में फैले 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तक की सीधी उड़ान सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री देवघर में नवनिर्मित 250 बिस्तरों वाले एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। प्रधानमंत्री शाम को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी उद्घाटन करेंगे। वे विधानसभा संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। आषाढ़ी एकादशी आज श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कुछ सप्ताह पहले महाराष्ट्र में देहू में संत तुकाराम को समर्पित मंदिर के उद्घाटन अवसर पर दिए अपने भाषण का वीडियो भी साझा किया। विठ्ठला हरी विठ्ठला पांडुरंग हरी हरी विठू माऊली पंढरी जय जय राम कृष्ण हरी। विठ्ठला हरी विठ्ठला पांडुरंग हरी हरी। महाराष्ट्र में इस अवसर पर पंढरपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज पंढरपुर मंदिर में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी की पूजा अर्चना की। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। आज सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली में ईद उल अजहा की मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की गई। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के बावजूद लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की तथा एक दूसरे को बधाई दी। उधर केरल में भी मस्जिदों और ईदगाहों में सामूहिक नमाज अदा की गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने त्रिशूर जिले में कोडंगल्लूर स्थित चेरामन जुमा मस्जिद में नमाज अदा की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त ले चुका है। लंदन में विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शीर्ष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से होगा।
नोवाक जोकोविच 7वीं बार विंबलडन और अपना 21वां बड़ा खिताब जीतने के उद्देश्य से मैदान में उतरेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। ब्रिटिश राज के विरुद्ध 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर क्रांति शुरू हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर विद्रोह का पहला उदाहरण था। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने मैसूर को उसके पूर्व शासकों वडियारों को सौंप दिया और टीपू के बच्चों और उनके परिवारों को वेल्लोर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि ये रणनीति शीघ्र ही उनकी परेशानी का कारण बन गई। टीपू के बच्चों, उनके परिवारों और असंख्य नौकरों ने निर्वासन में मैसूर वासियों के समुदाय का गठन किया, जिसकी संख्या 3000 तक थी और वे वेल्लोर के आसपास के काफी क्षेत्र में फैल गए। श्रीरंगपट्टम में खूनी लड़ाई के 6 साल बाद 14 नवंबर 1805 को ब्रिटिश सैनिकों के कमांडर इन चीफ JF क्रेडडॉक ने एक आदेश जारी किया जिसमें नए सैन्य ड्रेस कोड का विवरण दिया गया था। आदेश के अनुसार सिपाहियों को वर्दी पहननी थी और दाढ़ी कटवानी थी। उन्हें चमड़े की पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। यद्यपि ये आदेश एक रूपता स्थापित करने के लिए जारी किया गया था, लेकिन हिंदू सिपाहियों ने चमड़े की टोपी पहनने पर आपत्ति जताई। मनिदा मनिदा इनियुम विழிகள் சிவந்தால் உலகம் விடியும் விழியில் வழியும் உதிரம் முழுதும் இனியும் சரிதம் எழுதும் அசையும் கொடிகள் உயரும் உயரும் நிலவின் முதுகை உரசும்। जब 21 सिपाहियों ने अप्रसन्नता व्यक्त की तो उन्हें शारीरिक दंड दिया गया और उन्हें मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 10 जुलाई 1806 की सुबह सिपाहियों ने वेल्लोर किले पर हमला किया। इसके बाद नरसंहार हुआ जिसमें 100 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए। अंग्रेजों के झंडे को सिपाहियों ने उतारा और टीपू का झंडा फहरा दिया। जब आरकोट से ब्रिटिश घुड़सवार रेजिमेंट किले तक पहुंची तो पता चला कि वो तो पहले से ही किला कार्यकर्ताओं के कब्जे में था, लेकिन जल्द ही उनमें से अधिकांश को ब्रिटिश सेना ने मार गिराया और विद्रोह को कुचल दिया। हालांकि वेल्लोर विद्रोह अक्सर 1857 की घटनाओं से ओझल हो जाता है, लेकिन इसके प्रभाव ब्रिटेन में भी महसूस किए गए थे। हम स्वतंत्रता सेनानी रहमान खान को भी याद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सतारा के निवासी खान पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में विदेशी शासन से स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सतारा में कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बाद में कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। खान पर नौकरी छोड़ने और विद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें लोहे की बेड़ियों में कड़ी मेहनत की सजा के साथ जीवन भर के लिए निर्वासित कर दिया गया। अंडमान द्वीप समूह में हिरासत में 10 जुलाई 1859 को रहमान खान की मृत्यु हो गई। शहीद रहमान को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग
कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। वो जब याद आए बहुत याद आए। हिंदी फिल्मों में एक जमाना ऐसा भी था जब दर्शक गाने सुनकर किसी फिल्म को देखने जाया करते थे। इसी दौर के कामयाब गीतकार थे असद भोपाली। उस जमाने में आई पारस मणि फिल्म के गानों ने ऐसी धूम मचाई कि दर्शक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए असद भोपाली के लिखे इन गीतों की कायल हो गए। आज 10 जुलाई है और जयंती है फिल्म दुनिया के जाने माने शायर गीतकार असद भोपाली की। 1921 में असद भोपाली का जन्म भोपाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम असदुल्ला खां था। फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए 28 साल की उम्र में ये बम्बई आ गए, लेकिन माया नगरी में अपनी पहचान बनाने के लिए इन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले 1949 में इन्होंने फिल्म दुनिया के लिए 2 गीत लिखे जिन्हें मोहम्मद रफी और सुरैया ने गाया। 1990 में असद को मैंने प्यार किया फिल्म में लिखे उनके गीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 9 जून 1990 को उनका निधन हो गया। असद भोपाली तो चले गए, लेकिन उनके चाहने वाले उनके प्यार भरे गीतों को कभी नहीं भुला पाएंगे। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और तेज वर्षा का अनुमान है। चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश की संभावना है। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। जम्मू में गरज के साथ बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गंगटोक, ईटानगर, शिलंग, आइजोल और कोहिमा में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। कहा, गांव न केवल परिवर्तन ला सकते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वामी आत्मस्थानानंद के जन्म शताब्दी समारोह को भी संबोधित किया। कहा, भारत की संत परंपरा हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रचार करती रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष 13 जुलाई को त्यागपत्र देंगे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुसे और प्रधानमंत्री के आवास में आग लगा दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करेगा। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई।
लापता श्रद्धालुओं का पता लगाने के लिए एजेंसियों का बचाव कार्य तेज। और कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा आज पूरे देश में धार्मिक उल्लास से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।